नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। साथ ही तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। इसके साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पहली नजर और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन प्रमुख खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी नजर और उसमें सबसे पहली खबर है भद्दे कमेंट से जुड़ी हुई। जी हाँ, जिस तरीके से एक शो के दौरान भद्दे कमेंट किए गए यूट्यूबर्स की तरफ से, उस पूरे मामले में अब आज रणवीर अलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या है ये याचिका, इस याचिका के जरिए क्या कुछ मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जा सकता है, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है 1984 के दंगे से जुड़ी हुई। दरअसल 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय मिलेगा, इसको लेकर के सीधे तौर पर अगर हम देखें कि आज जो सज्जन कुमार हैं उन पर आज फैसला होगा कि उनको क्या सजा सुनाई जाएगी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है यूक्रेन और रशिया वार से जुड़ी हुई। जी हाँ, क्या वार्ता से यूक्रेन वार जो है वो थम जाएगा, क्योंकि लगातार तमाम कोशिशें अमेरिका की तरफ से की जा रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज भी अहम बैठक होने वाली है अमेरिका और रूस के बीच में। लेकिन इसमें क्या कुछ अलग बात है, बताएंगे विस्तार से आपको। चलिए शुरुआत करते हैं आज न्यूज पंच की और सबसे पहले प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जहां यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पुलिस पीछे है, अश्लीलता पर नई एफआईआर दर्ज हो चुकी है और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस। तो वहीं अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। दरअसल शो में मां बाप पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद हर किसी के निशाने पर है रणवीर। देश भर में अलग अलग जगह पर तमाम शिकायतें की गई, एफआईआर की गई और इन सभी एफआईआर को जोड़ने की मांग रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट से की है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जल्द सुनवाई की जो याचिका थी उसको खारिज कर चुका है और अब आज सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या फैसला सुनाता है इस पर रहेगी नजर। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में रणवीर का प्रतिनिधित्व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ कर रहे हैं और इसके साथ ही करेंगे चर्चा इस पूरे मामले को लेकर अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि शो में भद्दे कमेंट वाले इस पूरे मामले पर अब तक क्या कुछ कार्रवाइयां की गई हैं। तो अश्लील कमेंट मामले पर अब तक क्या कुछ सामने आया वो आपको बता रहे हैं। रणवीर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इस याचिका में सीधे तौर पर कहा गया है कि जो भी एफआईआर देश में अलग अलग जगह पर हुई है उन सभी एफआईआर को एक जगह शिफ्ट कर दिया जाए। साथ ही रणवीर का पक्ष रखने के लिए आज अभिनव चंद्रचूड़ उनके वकील आज नजर आएंगे। उनके वकील उनका पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं अभिनव चंद्रचूड़, जो आज रणवीर अलाहाबादिया का पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे। और सीधे तौर पर देखें तो इस पूरे मामले में जब ये पूरा मामला सामने आया था शो के दौरान, जब माँ बाप पर अभद्र टिप्पणी की गई, भद्दे कमेंट किए गए, तो इस पूरे मामले को लेकर के पूरे देश भर में काफी आक्रोश और गुस्सा भी नजर आया। यहाँ तक कि फिल्मी सितारों से लेकर के सांसदों तक और आम जन तक हर किसी में गुस्सा था। और अभी तक क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले पर लिया गया है यूट्यूबर्स के खिलाफ, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यूट्यूबर्स पर एक्शन हुआ है, एनसीडब्ल्यू ने समन जारी किया है। हालांकि इससे पहले भी समन जारी किया गया था जिसमें ये लोग पेश नहीं हुए, लेकिन अब एक बार फिर से समन जारी किया गया और सभी से अलग अलग तारीख पर पूछताछ अब एनसीडब्ल्यू करता हुआ नजर आएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अब इस पूरे मामले में सुनवाई भी होगी और अब जो अगली तारीख दी है वो एनसीडब्ल्यू की तरफ से 6 मार्च की दी गई है। 6 मार्च को पेशी होगी जिसमें जसप्रीत सिंह बलराज गई से 11 मार्च को सवाल जवाब किए जाएंगे एनसीडब्ल्यू की तरफ से। साइबर सेल में 24 फरवरी को रणवीर की पेशी है और 24 फरवरी को उन्हें वहां पर पेश होना है। हालांकि देखना होगा कि वो पेश होते हैं या नहीं। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर अब एक और नई एफआईआर दर्ज कर ली गई है। महाराष्ट्र के अंदर ये नई एफआईआर दर्ज हुई है, मुंबई और गुवाहाटी में हालांकि पहले से ही एफआईआर दर्ज हो रखी है। और इसी को लेकर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अगर सीधे तौर पर देखें विकास, तो इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है और इसमें इस याचिका के जरिए ये मांग की गई है कि देश भर में जो भी अलग अलग एफआईआर हुई हैं उन सभी एफआईआर को एक जगह शिफ्ट कर दिया जाए। कृतिका, बिल्कुल इसमें 3 मांगे की गई हैं। मुख्य मांग वही है जो आपने अभी कहा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है और ऐसे में याचिकाकर्ताओं का ये कहना होता है कि हम अलग अलग हाई कोर्ट में जाएंगे, ये हमारे लिए संभव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इसे किसी एक जगह पर
यहाँ पर याचिकाकर्ता इसको महाराष्ट्र में ट्रांसफर करने की मांग कर सकते हैं, क्योंकि जो पूरा मामला है वो वहीं का है और वो वहीं के निवासी हैं। तो ये जो मल्टीपल एफआईआर हैं इनको क्लब कर दिया जाए और किसी एक राज्य में इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। दूसरा उनका ये कहना है कि उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। उनको लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। ये भी याचिका में कहा गया है कि उनको बहुत सारे ऐसे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें उनको नुकसान पहुंचाए जाने की धमकी दी जा रही है। तीसरी बात उन्होंने यहाँ पर ये कही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं दे देता, यानी अगर कुछ वक्त लगता है, तो कम से कम तब तक उनको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए, यानी किसी भी राज्य की पुलिस जहां पर एफआईआर दर्ज की गई है उनको गिरफ्तार ना करे। तो मुख्यतः यही 3 मांगे हैं और इन्हीं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जी, अब विकास, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे पहले जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं याचिका जो है पूरी तौर पर खारिज कर दी गई थी, उस याचिका में ये कहा गया था कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया था और कहा था कि जो तारीख तय हुई है उसी पर सुनवाई होगी। बिल्कुल कृतिका, तुरंत सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था, लेकिन फिर भी आप देखें तो सिर्फ 1 दिन का अंतर आया है, यानी पूरी प्रक्रिया का पालन जब किया गया है। जो पूरा मामला लिस्ट होता है आमतौर पर वो रजिस्ट्री को मेल भेजा जाता है कि क्यों याचिकाकर्ता जल्दी सुनवाई चाहते हैं, उनकी अर्जेंसी क्या है। तो सीजीआई ने उस वक्त यही कहा था कि आपने अपनी बात रख दी है, अब रजिस्ट्री ने जो भी निर्णय लिया है डेट तय करने को लेकर के वो रजिस्ट्री करेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कोई वजह, चीफ जस्टिस को खासतौर से ऐसी कोई वजह नहीं दिखी कि वो इस पूरे प्रक्रिया को एक तरीके से बाईपास करके एक अर्ली हियरिंग दे। लेकिन फिर भी उनकी याचिका 1 दिन के अंतराल के बाद ही आज सुनवाई के लिए लग गई है। राहत मिलेगी या नहीं ये अभी देखना होगा। आमतौर पर ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट राहत दे भी देता है जब ये पाता है कि बहुत सारी एफआईआर हैं और एफआईआर का कंटेंट सेम है। तो ऐसे में सभी मामलों को एक जगह ट्रांसफर करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट राजी भी हुआ है। हालांकि ऐसे मामलों में चेतावनी भी सुप्रीम कोर्ट अक्सर देता रहा है कि जो भी लोग पब्लिक लाइफ में है, पब्लिक डोमेन का इस्तेमाल करते हैं, उनको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन क्या रणबीर इलाहाबादिया को भी वही राहत मिलेगी जो पहले लोगों को मिली है? सुनवाई के बाद साफ होगा। कृतिका, चलिए फिलहाल आप विकास इस पूरे मामले पर नजर अपनी बनाए रखेगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला दिया जाता है इस पर भी अपनी नजर रखेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और कुल मिलाकर हम देखें तो अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला उठाएगा, क्या फैसला देगा, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है कांग्रेस से जुड़ी। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व नेता है सज्जन कुमार से जुड़ी एक अगली खबर, जिसको आज सजा सुनाई जानी है। दरअसल 1984 के जो सिख दंगे हैं उससे जुड़े हुए एक मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट पहले ही सज्जन कुमार को दोषी करार कर चुका है। और ये पूरा मामला दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके का है, जहां पर 1 नवंबर 1984 को एक सिख पिता जसवंत सिंह और उसके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने दोनों को जिंदा जला दिया था और सज्जन कुमार इस भीड़ का नेतृत्व करने का आरोपी है। सज्जन कुमार के खिलाफ दंगों से जुड़े हुए एक नहीं बल्कि 3 मामले हैं, जिसमें एक केस में उन्हें बरी किया जा चुका है, दूसरे केस में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और तीसरे केस में अब आज सजा सुनाई जानी है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सजा सज्जन कुमार को सुनाई जाती है। नजर इस फैसले पर रहेगी, लेकिन साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला कब का है, कब आरोप तय किए गए, ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। तो देखिए 1984 का ये पूरा मामला, 1984 में जो दंगे हुए थे उस दौरान बाप और बेटे की हत्या की गई थी भीड़ के द्वारा, जिसके बाद में साल 2021 में इस पूरे मामले में आरोप तय किए गए। और अब आज साल 2025 की जब हम बात कर रहे हैं तो आज इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि ये फैसला क्या होगा, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। लेकिन आप सोचिए कि 1984 का ये पूरा मामला 2021 में आरोप तय किए जाते हैं और 2025 में फैसला सुनाया जाता है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो 3 बार जो है फैसला सुनाने की तारीख थी, लेकिन वो टाल दी गई। अब आज ये फैसला सुनाया जाएगा राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि सज्जन कुमार को क्या सजा दी जा सकती है कोर्ट की तरफ से, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। दरअसल 1984 दंगों में दोषी करार है। 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या की गई थी, भीड़ के द्वारा यह हत्या की गई थी, जिसके बाद 16 दिसंबर 2021 को आरोप तय किए गए सज्जन कुमार पर और प्रथम दृष्टया ये पूरा मामला जो है वो सही पाया गया था। सितंबर 2023 में सुल्तानपुरी हत्या मामले में बरी कर दिया गया सज्जन कुमार को और उस पूरे मामले में यानी कुल मिलाकर हम देखें तो एक नहीं बल्कि 3 मामले सज्जन कुमार पर
इसके साथ ही 17 दिसंबर 2018 की बात करें तो 5 सिखों की हत्या से जुड़े एक मामले में उम्र कैद की सजा सज्जन कुमार को सुनाई गई। इसके साथ ही 12 फरवरी 2025 की जब हम बात करते हैं हाल ही में, तो 2 सिखों की हत्या से जुड़े एक मामले में दोषी करार सज्जन कुमार को किया गया। अब दोषी होने के बाद में अब आज सजा सुनाई जानी है, तो आज इस फैसले पर नजर लगातार बनी रहेगी कि क्या फैसला सुनाया जाता है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो पहले 3 बार ये फैसला टल चुका है और अब आज इसमें फैसला सुनाया जाना है। तो ऐसे में सीधे तौर पर देखें तो पहले 3 बार फैसला टल चुका है, आज फैसला सुनाया जाना है। क्या ये फैसला सुनाया जाता है, फांसी की सजा दी जाएगी या उम्र कैद दी जाएगी या कोई और सजा दी जाती है, इस पर नजर रहेगी। सीबीआई ने साल 2005 में आयोग की सिफारिश पर केस ये पूरा दर्ज किया गया था। साल 2015 में केंद्र सरकार ने एसआईटी का गठन करके जो 1984 का ये जो पूरे दंगे का मामला था, उस वो वाली जो फाइल है वो दोबारा खोली गई थी। फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है सज्जन कुमार और कहीं ना कहीं एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और जिसके बाद में अब आज जो तीसरा मामला है उसमें सजा का ऐलान होना है। क्या रहेगी ये सजा, करेंगे विस्तार से बात। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नीरज, अगर हम एक तरह से देखें तो उम्र कैद की सजा सज्जन पहले से ही काट रहे हैं और अब आज जो है वो तीसरे मामले में सजा का ऐलान होना है। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये सजा सुनाई जाएगी। देखिए, बिल्कुल सजा सुनाई जाएगी और सज्जन कुमार की जो भूमिका है, आप देखें कि 1 नवंबर 1984 को सरस्वती बिहार में जो पंजाबी बाग इलाका है उसके पास मौजूद है वो इलाका, वहां पर 2 जो सिख हैं, कह सकते हैं कि पिता और पुत्र, उनको जिस तरीके से जिंदा जलाया गया था और उस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे। तमाम जो जांच में जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए थे कि सज्जन कुमार की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भीड़ को उकसा रहे थे। और आप देखें कि एक लंबी जो कानूनी लड़ाई है वो इसके लिए लड़ी गई क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, आपने देखा भी है कि तमाम ऐसे भी क्षण भी आए कि एक तरीके से पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट भी लगा दी और ये भी सामने आ रहा था कि सज्जन कुमार शायद ही इस मामले में दोषी पाए जाएंगे। लेकिन वो 14 साल की बच्ची, जिस समय उसके पिता को और उसके भाई को जिंदा जलाया जा रहा था, वो बच्ची वहां पर मौजूद थी क्योंकि वहां पर तमाम जो महिलाएं और बच्चों को ये कहा गया था कि वो वहां से चले जाएं, लेकिन वो बच्ची वहां से गई नहीं, नाबालिग बच्ची थी। और उसके बाद जब उसके पिता को और उसके भाई को जिंदा जला दिया गया, एक मैगजीन आती है, मैं आपको बता दूं कृतिका, उस मैगजीन में सज्जन कुमार का फोटो था और वो लड़की पहचान लेती है उस फोटो को और उसके बाद एक कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है, एक लंबी कानूनी लड़ाई। कह सकते हैं कि 14 साल की वो बच्ची थी और आज 54 साल की उसकी उम्र हो गई है। और उसके बाद ये फैसला जो कोर्ट उसको सुनाएगी सज्जन कुमार को, क्योंकि सज्जन कुमार को दोषी कोर्ट ने मान लिया है, तो अपने आप में एक बड़ी जीत है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई का भी जो फार्मूला है उस बेचारी बच्ची के ऊपर लागू होता है। नाबालिग थी लेकिन इतने लंबे समय के साथ उसको अब न्याय मिल पाएगा। तो सज्जन कुमार को करीब 1 से 2 के बीच में कभी भी सजा सुनाई जा सकती है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से पुरानी सजा में उनको उम्र कैद मिला है, तो इसमें भी उनको उम्र कैद या उससे ज्यादा की जो सजा है वो राउज एवेन्यू कोर्ट उनको सुना सकता है। कृतिका, नीरज, इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान जब सजा का ऐलान होना तो 3 बार वो सजा का ऐलान टाल दिया गया, जिसके बाद में अब आज सजा का ऐलान होना है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सजा दी जा सकती है, क्योंकि उम्र कैद तो वो पहले से ही काट रहे हैं। देखिए, बिल्कुल उम्र कैद पहले से काट रहे हैं। 2018 में हाईकोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तो इस मामले में, क्योंकि हर एक मामला अलग तरीके का होता है, तो इस वाले मामले में उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है। हालांकि जिस तरीके से भीड़ को उकसाया था उन्होंने और उस भीड़ ने जिंदा जला दिया सिख पिता और उसके पुत्र को, तो उम्मीद की जा रही है कि इसमें भी कड़ी से कड़ी जो सजा है वो कोर्ट सुनाएगा उनको, उम्र कैद या हो सकता है कि उससे ज्यादा की जो सजा है वो कोर्ट सुनाए। लेकिन आप ये देखें कि नानावटी कमीशन बना था इसमें और 547 एफआईआर दर्ज हुई थी और आप देखें कि 2700 से ज्यादा जो सिख हैं उनकी मृत्यु हुई थी, करोड़ों की संपत्ति तबाह हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी बनी थी, 199 केसों को दोबारा से खोला गया और उसमें ये पाया गया कि बहुत सारे जो केस हैं जिनमें सिखों की सीधी सीधी हत्या हुई है। तो आप देखें कि एक बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी तत्कालीन सरकार के द्वारा, क्योंकि सज्जन कुमार लोकसभा के सदस्य भी रहे और तत्कालीन जो सरकार थी उनको संरक्षण प्राप्त था। यही कारण है कि देखें कि बहुत सारे मामलों में जो क्लोजर रिपोर्ट है वो लगा दी गई। 240 मामले ऐसे थे जिनमें अज्ञात कह के जो केस है वो बंद कर दिया। 250 मामले ऐसे थे जिनमें जो तमाम आरोपी थी वो बरी हो गए थे। और उसके बाद 2015 में एक बार दोबारा से कानूनी लड़ाई इसके लिए शुरू की गई जब मोदी गवर्नमेंट आई और आज आप देखें कि उन लोगों को न्याय मिल रहा है जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है।
बिल्कुल, और इस न्याय का हम सभी को इंतजार है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करेंगे यूएस रशिया के बीच होने वाली अहम बैठक की। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं तीसरी प्रमुख खबर की, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है महत्वपूर्ण खबर, जहां आज सऊदी अरब के रियाद में अहम बैठक होने जा रही है। और ये बैठक है अमेरिका और रूस के बीच में, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल होंगे। कुल मिलाकर पिछले लगभग 3 साल से जारी इस युद्ध पर अब जल्द ही विराम लग सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका इस समय एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सीधे तौर पर देखें तो आज होने वाली इस बैठक में यूक्रेन युद्ध को खत्म करने और अमेरिका रूस संबंधों की बाधाओं को हटाने के तरीकों पर विचार विमर्श होगा। पर हैरान करने वाली बात इसमें यह है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए यूक्रेन को न्योता ही नहीं दिया गया, जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि थोपा हुआ फैसला नहीं मानेंगे। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस वार्ता में क्या कुछ चर्चा होती है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ज़ेलेंस्की इसको लेकर क्या कहते हैं, इस पर रहेगी हमारी नजर, करेंगे बात। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आज होने वाली वार्ता में कौन कौन शामिल होने वाला है। तो दुनिया भर की जो नजरें हैं वो रियाद में होने वाली आज की इस वार्ता पर टिकी हुई है। अमेरिका और रूस के बीच ये शांति वार्ता है और इस शांति वार्ता में शामिल होने के लिए रियाद पहुंचे अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री, जहां पर सीधे तौर पर चर्चा होगी। हालांकि हम देखें तो सालों में पहली हाई लेवल और आमने सामने की ये वार्ता है। इसके साथ ही क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान भी इस पूरी वार्ता को लेकर सामने आ चुका है। साथ ही हम देखें तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि रूसी अमेरिकी संबंधों की बहाली पर सीधे तौर पर इस वार्ता में फोकस रहेगा, यानी कि रूस और अमेरिका के जो संबंध हैं वो किस तरीके से मजबूत हों उस पर नजर रहेगी। यूक्रेनी समझौते पर संभावित वार्ता की तैयारी पर भी बात होगी। यूक्रेन के साथ किस तरीके से समझौता किया जाए, किस तरीके से इस युद्ध को खत्म किया जाए। साथ ही दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बैठक को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो सीधे तौर पर दुनिया भर की नजरें हैं इस पर, और इसके साथ ही इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल इस वार्ता में सीधे तौर पर हम देखें तो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो का नाम सबसे ऊपर है, वो इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा नजर इस पर है ही। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल है। और अमेरिका के अलावा अगर हम देखें तो रूस की तरफ से कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है एक नजर उस पर भी डालते हैं। रूस का प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का नाम सबसे ऊपर है, वो इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस प्रतिनिधिमंडल में पुतिन के कूटनीतिक सलाहकार यूरी उशाकोव का नाम भी इसमें शामिल है और वो भी इस अहम बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस बैठक से कई सारी चीजें निकलकर सामने आ सकती है, अमेरिका और रूस के रिश्तों से जुड़ी हुई भी, लेकिन साथ ही रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं किस तरीके से उस पर विराम लगाया जाए उसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में होने वाली। तो काफी अहम ये बैठक है, पूरी दुनिया की नजरें आज होने वाली इस बैठक पर है और इस बैठक को लेकर के कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को इन्वाइट नहीं किया गया, आमंत्रित नहीं किया गया, जिसको लेकर वो नाराज भी हैं और रियाद बैठक को लेकर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनकी तरफ से कहा गया कि यूक्रेन को शामिल न करने वाला कोई भी सौदा
स्वीकार्य नहीं होगा। यानी कि आप आपस में बातचीत कर लीजिए, लेकिन अगर यूक्रेन को आप शामिल नहीं करेंगे तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। यूक्रेन संकट को लेकर हो रही वार्ता में यूक्रेन है ही नहीं, ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से। यूक्रेन की भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो किस तरीके से वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की अपनी कहीं ना कहीं नाराजगी जताते हुए नजर आए, वो हमने आपको बताया आज होने वाली इस अहम बैठक को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अनिल, अगर देखा जाए तो इस बैठक में सीधे तौर पर अमेरिका और रूस के रिश्तों को लेकर, लेकिन साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पे किस तरीके से उस युद्ध को खत्म किया जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर ये अहम बैठक और वार्ता होने वाली है। लेकिन वहीं यूक्रेन को इस वार्ता में शामिल नहीं किया गया है। सुप्रभात। जिस तरह से देखिए, ये पूरा जो बैठक है, ये बैठक काफ़ी स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहली बात, वैश्विक सुरक्षा पर एक नज़र होगी, किस तरह से होगा। यूक्रेन युद्ध सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहेगा, लेकिन यूक्रेन के लिए यहाँ पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए ज़्यादा है। लेकिन यूक्रेन यहाँ एक जंग से शांति पा सके, यही यूक्रेन की सबसे बड़ी उम्मीद रहेगी इस वार्तालाप से। यही नहीं, ऊर्जा और तेल एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस पूरे बातचीत का। और ये नहीं भूलना होगा, दोनों ही देश जो यहाँ बात कर रहे हैं, दोनों ही परमाणु सुपर पावर है, यानी सुपर पावर, न्यूक्लियर सुपर पावर्स है। तो ऐसे में ज़रूर हर किसी की नज़र रहेगी किस तरह की बातें रहेगी। यही नहीं, सऊदी अरब की कूटनीतिक भूमिका, काफ़ी लंबे समय बाद जिस तरह सऊदी अरब की भूमिका है, या फिर उसे होस्ट नेशन डिसाइड किया गया, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र में वो सबसे बड़े, दुनिया में सबसे बड़े व्यापार करने वाले खिलाड़ियों में से एक है। तो ऐसे में जिस तरह से सऊदी अरब की जो कूटनीतिक भूमिका है, या फिर मिडिल ईस्ट में जो उनका एक रोल है शांति और बहाली का, उसमें मैं कहूँगा एक बढ़ाव हमें यहाँ देखने को मिलता है। यही नहीं, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और व्यापार, यहाँ इन दोनों ही देश रूस और अमेरिका के बीच जो लंबे समय से चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पिछले 2-3 साल में रुकावट या फिर बहुत सारे स्टॉपेजेस आए हैं, उस पर यहाँ कहीं ना कहीं डील या फिर थोड़ी बहुत यहाँ खुलने की संभावना हमें ये दिखती है। कुल मिलाकर देखें तो ये जो वार्तालाप इन दोनों देशों के बीच हो रहा है, जिसमें यूक्रेन नहीं है, लेकिन यूक्रेन पर सारे निर्णय होंगे, और कहीं ना कहीं यूरोप को भी यही लग रहा है कि उनको भी इस वार्तालाप में कोई भूमिका नहीं मिली है। इसीलिए फ्रांस में, पेरिस में जो कल मीटिंग हुई थी यूरोपियन देशों की, और वहीं फ्रेंच राष्ट्रपति ने एक तरह से सऊदी के क्राउन प्रिंस से बात की है, तो वो ये जरूर जताते हैं कि भले हम इस वार्ता में नहीं है, लेकिन हमारी भूमिका अहम है अगर यूक्रेन को समझाना है या फिर यूक्रेन को ऑन बोर्ड लाना है। बिल्कुल, अगर इस पूरे वार्तालाप पर नजर डाले, या फिर इस शांति वार्ता पर बात डाले, या फिर इस टॉक्स पर बात नजर डाले, मैं कहूंगा हर स्तर से ये इंपॉर्टेंट है, व्यवहार के रूप में, व्यापार के रूप में, कूटनीति के रूप में और सुरक्षा के हिसाब से। मैं कहूंगा पूरी दुनिया की नजर रहेगी किस तरह से वार्तालाप आगे बढ़ते हैं और इसमें से क्या कुछ महत्वपूर्ण निकल कर आता है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस वार्ता पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर आज की ये महत्वपूर्ण वार्ता है और इस वार्ता पर हम सभी की नजर है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।